हेलो एग्री स्टूडेंट्स। आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी AGTA 2024 के लिए फसलों का वर्गीकरण। जो आपका पहला टॉपिक है क्या आपका फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, ये आपका योद्धा बैच की डेमो क्लास है। ठीक, तो बढ़िया से जो है डेमो को लीजिए, फिर आपका कोर्स देखिए। ठीक, और जो भी हमसे बनेगा आपके लिए करेंगे यूट्यूब पर। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन में आपका फसलों का वर्गीकरण, लेक्चर 1 है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी AGTA और साथ में साथ अन्य आपकी कृषि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। योद्धा बैच के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि हमारे कृषि के योद्धाओं के लिए 699 रुपये में योद्धा बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, साथ में साथ PDF नोट्स मिलने वाले हैं, 5000 प्लस MCQs मिलने वाले हैं और साथ में साथ आपको 30 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं। तो अभी जो है ज्वाइन कीजिए योद्धा बैच को। संपूर्ण कोर्स की फीस जो है 699 में है और वैधता जो है आपकी परीक्षा तक रहने वाली है। अगर कि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 7880497104। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी लेक्चर 1। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण या फिर कहें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जो आपका पहला टॉपिक है उसको। तो क्लासिफिकेशन की बात करें, फसलों के वर्गीकरण की बात करें तो पहला वर्गीकरण है फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण। फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण में आपका आ जाता है कि फसलों के, जैसे आपका गेहूं है, गेहूं का परिवार क्या है, उनका जो है ये कह सकते हैं वानस्पतिक नाम क्या है, उनमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ये सब आपका आ जाता है किसके अंदर बच्चों, आपका फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर। ठीक, अगला है आपका जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण या फिर कहें बेस्ड ऑन लाइफ या बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी। जीवन चक्र के आधार पर कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा एक वर्षीय पौधे है ना, द्विवर्षीय पौधे आपने पढ़ा होगा बहुवर्षीय पौधे। सॉरी, इसको हम डिलीट कर इरेजर कर दे। क्या पढ़ा होगा आपने, बहुवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे। ठीक, तो ये जो है नॉर्मली जीवन चक्र या फिर कहें जब तक आपके पौधे जीवित रहते हैं, जैसे हमारा जो है ये कह सकते हैं कि इंसानों में होता है कि 100 साल तक जीवन होता है, तो नॉर्मली इंसान का जीवन चक्र ना 100 साल का हो गया। ऐसे ही आपके पौधे होते हैं, मतलब कि जब तक वो मरते नहीं हैं, ठीक है, उसके आधार पर या फिर कहें जीवन चक्र, उनका जो जीवन है उनके आधार पर वर्गीकरण। जैसे हमने कहा एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पौधे वह पौधे जो अपना संपूर्ण जीवन चक्र या फिर कहें जो है एक वर्ष के अंदर या एक मौसम के अंदर वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, साथ में साथ आपका जो है बीज उत्पादन करते हैं और मर जाते हैं। कब, आपका एक वर्ष के अंदर। तो वो कौन से होंगे आपके एक वर्षीय पौधे या फिर कहें आपका ये कह सकते हैं आपका एनुअल क्रॉप। एनुअल को हम एक वर्षीय कहते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एनुअल क्रॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एनुअल क्रॉप्स। ठीक, आगे बात करें द्विवार्षिक फसलों की या द्विवर्षीय पौधों की, तो द्विवर्षीय पौधे वह पौधे जो पहले वर्ष तो अपनी क्या करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, व दूसरे वर्ष इनमें फूल व फल बनता है या फिर कह सकते हैं दाने का विकास होता है या प्रजनन अवस्था इसमें दूसरे वर्ष आती है, तो वह कौन से होंगे आपके द्विवार्षिक पौधे। जैसे आपका गन्ना हो गया, ठीक, और आपका चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये कैसे हैं आपके द्विवार्षिक पौधे हैं। ठीक, आगे बात करें आपके बहुवर्षीय पौधों की, वह पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, जैसे आपके जो है फल वृक्ष हो गए। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन है जलवायु की स्थिति के आधार पर। जलवायु की स्थिति के आधार पर कैसे कि आपका एक तो इसको पहले तो क्लीन कर लिया जाए, फिर आपको बताते हैं जलवायु के आधार पर किस तरीके से। जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर किस तरह से डिवाइड करते हैं अपना, पहले आपका ट्रॉपिकल, क्या होता है ट्रॉपिकल,
ट्रॉपिकल कहें तो आपका उष्णकटिबंधीय। क्या भैया? उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। ठीक। एक होता है आपका सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल में क्या आ जाता है आपका? उपोष्ण कटिबंधीय। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसे? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक, उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक, उपोष्ण कटिबंधीय हो जाते हैं। एक होते हैं आपके टेम्परेट, TEM, टेम्परेट क्रॉप। टेम्परेट या फिर कहें आपके शीतोष्ण फसल, शीतोष्ण। ठीक। बात करें बच्चों ट्रॉपिकल की या फिर कहें आपके जो है उष्ण कटिबंधीय फसलों की, तो वह फसलें जिनके लिए गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, वह कौन सी होती है? आपकी उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल। इसे हम समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर भी हम देख सकते हैं। जैसे जैसे देखो समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा रीजन चेंज हो जाता है। जैसे आपके समुद्र तल के जो किनारे वाले हिस्से हैं उन्हें हम नॉर्मली कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। और जो आपका हिमाचल क्षेत्र या फिर कहें जो आपके ठंडे प्रदेश, उन्हें क्या कहते हैं? शीतोष्ण प्रदेश। या फिर कह सकते हैं कि वह जलवायु जहाँ जो ठंडी व नम होती है उसे हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण या टेम्परेट जलवायु। अब बात करें सब ट्रॉपिकल की, तो सब ट्रॉपिकल बीच में है, बीच में कहें तो यहाँ पर गर्मी भी पर्याप्त होती है और सर्दी भी पर्याप्त पाई जाती है। किसमें? आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश कैसा है आपका? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखो आपका जो है मई जून में पर्याप्त गर्मी भी होती है और दिसंबर जनवरी में पर्याप्त ठंडी भी होती है। तो यहाँ पर जो है क्रॉप्स की बात करें तो जैसे आपका धान हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, एक ऐसी आपकी उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है। और सब ट्रॉपिकल की बात करें तो इसमें आपके नॉर्मली सारी फसलें आ जाती है आपकी खरीफ वाली। और बात करें आपकी टेम्परेट क्रॉप की, तो टेम्परेट क्रॉप में सारी रबी फसलें जिनके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है आ जाती है। ठीक। अगला क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अगले क्लासिफिकेशन की लिखा हुआ है उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज, या फिर कहें फसलों के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। फसलों के उपयोग के आधार पर कैसे कहें? जैसे आप अनाज खाते हो तो धान्य फसलें या अनाज वाली फसलें जिनका प्रयोग हम दाल के लिए करते हैं वह कौन सी होंगी? आपकी दलहनीय फसलें। जिनका प्रयोग हम तेल के लिए करते हैं वह कौन सी होंगी? आपकी तिलहनी फसलें। और जिनका प्रयोग हम रेशे के लिए करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? रेशे वाली फसलें। जिनका प्रयोग हम मसाले के लिए, औषधि के लिए करते हैं वो औषधि वाली फसलें कहलाएंगी। तो उपयोग के आधार पर, मतलब कि हम फसलों का उपयोग किस किस तरह से करते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण। ठीक। अगला है आपका बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिज्म, प्रकाश कालवाद के आधार पर। प्रकाश कालवाद की बात करें तो क्या होता है आपका? नॉर्मली आपका फोटो पीरियड, जैसे आपका दिन की अवधि, ठीक है, कह सकते हैं दिन की अवधि के आधार पर वर्गीकरण। जैसे आपने कहा पढ़ा होगा लघु दिवसीय पौधे, शॉर्ट डे प्लांट, दीर्घ दिवसीय पौधे, लॉन्ग डे प्लांट, और डे न्यूट्रल या दिन उदासीन पौधे। ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट वह पौधे होते हैं जिन्हें 12 घंटे से कम दिन की अवधि की आवश्यकता होती है। दिन की अवधि ये कहें कि आपकी सुबह से शाम तक जो है 12 घंटे से कम अवधि की आवश्यकता होती है, वो कौन से होंगे? आपके शॉर्ट डे प्लांट। इसका एक कॉन्सेप्ट और है शॉर्ट डे लॉन्ग डे का, कि जब आपके फ्लावर आते हैं या फूल बनते समय, ठीक है, फ्लावरिंग के समय दिन की अवधि कितने दिन, मतलब कि 12 कितने घंटे की होती है उसको उस पर निर्भर करती है। अगर ये 12 घंटे फ्लावरिंग के समय 12 घंटे से कम है तो शॉर्ट डे प्लांट या फिर लघु दिवसीय पौधे। 12 घंटे से फ्लावरिंग के समय या फिर फूल आने के समय प्रकाश की अवधि 12 घंटे से अधिक है तो वो कौन से होंगे? लॉन्ग डे प्लांट होंगे। और जिन पर जो है प्रकाश की अवधि चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो कौन से होते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक। अगला क्लासिफिकेशन एज टू ग्रोथ हैबिट, विकास की आदत के अनुसार वर्गीकरण।
विकास की आदत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके डिटर्मिनेंट प्लांट, एक होते हैं आपके इनडिटर्मिनेंट प्लांट। डिटर्मिनेंट या दृढ़ पौधे क्या होते हैं कि वह पौधे जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि तो पहले करते हैं, बाद में प्रजनन या फिर कहें रिप्रोडक्टिव स्टेज या फिर कहें फल व फूल आते हैं, तो वह कौन से होते हैं आपके दृढ़ पौधे। मतलब कि इनने पहले वानस्पतिक वृद्धि अच्छे से कर ली, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रजनन अवस्था ये कह सकते हैं आएगी उसमें, या फिर कहे फल या दाना, जैसे आपका गेहूं में होता है। गेहूं में क्या होता है, पहले आपकी वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, साथ साथ तो नहीं होती है, पहले आपकी वानस्पतिक वृद्धि अच्छे से हो जाती है, फिर उसमें बाली बनना स्टार्ट होता है, या फिर कहें आपके जो है दाने का बनना स्टार्ट होता है। तो ये ऐसे पौधे आपके दृढ़ पौधे। अब बात करें इनडिटरमिनेंट प्लांट की, या फिर कहें इनडिटर्मिनेंट प्लांट, या फिर कह सकते हैं आपका अनिश्चित पौधों की। अनिश्चित पौधे वह पौधे होते हैं जिनमें वानस्पतिक वृद्धि व आपकी जो है प्रजनन अवस्थाएं दोनों क्या होती है, साथ साथ चलती रहती है। वह कौन से होते हैं आपके अनिश्चित पौधे। ठीक, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोटाइलेडन, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण कहें तो आपने देखा होगा कि जिन पौधों में बीज दो भागों में नहीं बंटते हैं वह आपके एक बीज पत्री है, और आपके जिन पौधों में आपके जो है बीज दो भागों में बंट जाते हैं वो द्विबीजपत्रीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक बीजपत्री में आपके जो है ज़्यादातर आपकी धान्य फसलें आ जाती हैं, और द्विबीजपत्री में आपके कौन आ जाते हैं, दलहनी व तिलहनी पौधे। ठीक, ये आपका जो है बीज पत्र या फिर कहें आपके बेस्ड ऑन कोटाइलेडन आपका जो है क्लासिफिकेशन है। इसमें जो है आपके मोनोकोटाइलेडन एक बीजपत्रीय, डाइकोटाइलेडन द्विबीजपत्रीय पौधे आ जाते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन जर्मिनेशन, अंकुरण के आधार पर वर्गीकरण। अंकुरण के आधार पर कैसे, आपका जैसे पौधा है, ठीक है, तो उसमें आपका इपीजियल जर्मिनेशन होता है या हाइपोजियल। इपीजियल की बात करें तो इपीजियल क्या होता है आपका, जब आपका पौधा आपने बीज बोया और बीज सीधा आपका क्या हुआ, यहाँ से बीज बाहर निकल के नॉर्मली क्या हो गया, बाहर जाके दो बीज पत्रों में डिवाइड हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका इपीजियल जर्मिनेशन। मतलब कि आपका जो बीज है ऊपर आके क्या होता है, जर्मिनेट, या फिर कहें दो बीज पत्रों में डिवाइड हो जाता है, दो बीज पत्रों में बट जाता है, तो वह कौन सा होता है, इपीजियल जर्मिनेशन। बात करें हाइपोजियल की, तो हाइपोजियल अंकुरण में या हाइपोजियल जर्मिनेशन में नॉर्मली आपका जो पौधा होता है या फिर कहें बीज होता है, बीज जमीन के अंदर रहता है, ऊपर नहीं आता है, तो वह कौन सा होगा, आपका हाइपोजियल। इपीजियल जर्मिनेशन नॉर्मली आपके जो है उर्द, मूंग के अंदर, सोयाबीन के अंदर, कपास के अंदर होता है, और आपका सनफ्लावर, सूरजमुखी के अंदर होता है। जबकि आपका जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है या हाइपोजियल अंकुरण है सभी धान्य फसलों के अंदर होता है। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोपगेशन, प्रसार की विधि के आधार पर वर्गीकरण। प्रसार की विधि के आधार पर बात करें तो आपका सेक्सुअल प्रोपगेशन और असेक्सुअल प्रोपगेशन, यहाँ पे क्या है, लैंगिक प्रजनन आ जाता है और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन नॉर्मली किसके द्वारा होता है, आपका बीज के द्वारा किया जाता है, और अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है, आपका वेजिटेटिव पार्ट। जैसे गन्ने में हम जो है तने का प्रयोग करते हैं, आलू में कंदों का प्रयोग करते हैं, या फिर क्या वनस्पतिक भाग के द्वारा हम जो है पौधों को जर्मिनेट करा रहे हैं, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा, असेक्सुअल मेथड। और यदि हम जो है नॉर्मली बीज द्वारा जो है पौधों का गुणन कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, सेक्सुअल मेथड या फिर लैंगिक मेथड। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट एफिशिएंसी, प्रकाश संश्लेषण की विधि, पादप दक्षता के आधार पर वर्गीकरण। पादप दक्षता आपने पढ़ा होगा, C3 पौधे, C4 पौधे, कैम प्लांट वह पौधे, या फिर कहें C3 पौधे की बात करें तो C3 पौधे वह पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है या CO2 होता है उसको जो है श्वसन क्रिया के दौरान क्या करते हैं, आपका जो कार्बन है O2 तो आपका जो ऑक्सीजन के रूप में रिलीज हो जाता है, अब बचा आपका कार्बन, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में नॉर्मली क्या करते हैं, कार्बन को ये कह सकते हैं आपका स्थिरित करते हैं, तो वह कौन से होंगे, C3 प्लांट। C4
C4 पौधों की बात करें तो C4 पौधे वह पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करते हैं, 4 कार्बन अणुओं का निर्माण करते हैं, तो वो C4 प्लांट। कैम प्लांट बेसिकली होते तो C4 प्लांट है, लेकिन ये पौधे क्या करते हैं, रात्रि के समय श्वसन करते हैं। ठीक। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड या बार्टर, सांस्कृतिक विधि या जल के आधार पर वर्गीकरण। जल के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो जल के आधार पर आपके दो प्रकार से होता है, एक तो आपका सिंचित और एक आपका क्या होता है, आपका वर्षा आधारित या रेनफेड, इरिगेटेड और रेनफेड। बात करें आपके इरिगेटेड की, यदि आप पौधों को कृत्रिम रूप से पानी दे रहे हो तो वो है आपका कौन सा कहलाएगा, सिंचित। और यदि आप पूरी तरह से खेती के लिए वर्षा पर आधारित हो, यदि आप मतलब कह सकते हैं कि यदि वर्षा होगी तो ही हमारी खेती होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, तो वह कौन सी होगी आपकी, वर्षा आधारित। मतलब जैसे कह सकते हैं शुष्क या फिर कहें सूखा प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर नॉर्मली वर्षा आधारित खेती की जाती है, यदि बारिश या फिर ये कह सकते हैं खरीफ में अच्छी बारिश होती है तो ही आपकी रबी की फसल अच्छे से उग जाती है, वरना जो है सिंचाई करनी पड़ती है। या फिर कह सकते हैं अगर ये पानी ग्राउंड वाटर उपलब्ध नहीं है, आपका भूमिगत जल उपलब्ध नहीं है, तो नॉर्मली जो है खेत को हम परती छोड़ देते हैं या खाली छोड़ देते हैं। ठीक। अगला क्लासिफिकेशन वेस्ड ऑन द रूट सिस्टम, जड़ प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण। जड़ प्रणाली के आधार पर मतलब कह सकते हैं आपकी गहरी जड़ वाली फसलें, उथली जड़ वाली फसलें। ठीक। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन, या फिर कहें फसलों में परागण के आधार पर वर्गीकरण। परागण के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो स्वपरागित फसलें व परपरागित फसलें। अब चलिए आगे पढ़ते हैं सभी को डिटेल में। पहला क्लासिफिकेशन है आपका जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर हमने बताया आपको एक वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे व आपके बहुवर्षीय पौधे आ जाते हैं। ठीक। आगे बात करते हैं आपके एनुअल क्रॉप की, एक वर्षीय पौधों की। थोड़ी सी इंक चेंज कर लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं। चलिए, एक वर्षीय या वार्षिक पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक मौसम के अंदर पूरा करते हैं। इसमें सारी की सारी जो आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं या क्षेत्र फसलें हैं वो सभी आ जाती हैं, चाहे धान्य फसलें हो, दलहनी फसलें हो, ठीक है, चाहे आपकी जो है तिलहनी फसलें हो, सारी की सारी जो फील्ड क्रॉप है वो आ जाती हैं। तो देखो लिखा हुआ है वह फसलें, यहाँ पर फसलें होना चाहिए था, आपका फासले लिखा हुआ है। वह फसलें जो अपना पूरा जीवन चक्र एक मौसम या एक वर्ष के भीतर पूरा कर लेती हैं तथा मौसम के भीतर वे बीज पैदा करते हैं और मर जाते हैं। उदाहरण आपका गेहूं, चावल, मक्का, सरसों, चना, मटर, उर्द, मूंग और ज्वार आदि। तो ये आपके नॉर्मली एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, आपके एक वर्षीय पौधों के। एक तरह से आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि गेहूं को आपने देखा है, नॉर्मली देखा होगा गेहूं को, है ना। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो बीज उत्पादन करने के बाद दोबारा से हरा भरा तो नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। तो नॉर्मली ये कह सकते हैं कि आपका जो है एक वर्ष के अंदर वो बीज पैदा करते हैं और मर जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं अपना जीवन चक्र समाप्त करते हैं। तो वह कौन से होंगे, आपकी वार्षिक फसलें, एनुअल क्रॉप। आगे बात करें बच्चों द्विवार्षिक फसलों की, बाई एनुअल क्रॉप्स की, तो वह फसलें क्या कहता है, या सॉरी आपकी क्या कहलाती हैं द्विवार्षिक फसलें, वह फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों के अंदर पूरा करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि पहले वर्ष में ये जो है वानस्पतिक वृद्धि करती हैं व दूसरे वर्ष इनमें क्या आते हैं, फूल व बीज बनता है। तो वह कौन सी होंगी आपकी द्विवार्षिक फसलें। गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, एक ऐसी हैं आपकी द्विवार्षिक फसलें। जैसे आप कहोगे कि सर चुकंदर को तो हम एक वर्ष में काट लेते हैं, प्याज को तो हम एक वर्ष में काट लेते हैं, लहसुन को तो हम एक वर्ष में काट लेते हैं, क्या आप बीज के लिए एक वर्ष के लिए में काटते हो? आप बीज को नहीं काटते हो, आप कंद को या वल्व को काटते हो, है ना। उसको यदि आप बीज के लिए उगाओगे तो आपके 2 वर्ष लेके जाएंगे। इसलिए हम जो है आपकी जो प्याज, लहसुन या फिर कहें आपका चुकंदर है, इसे द्विवार्षिक फसल कहते हैं। गन्ना बेसिकली एक वर्ष में तैयार हो जाती है, अगर आप पेड़ी ले रहे हो तो द्विवार्षिक, वो आपके जो है मरती नहीं है। वैसे इसको जो है द्विवार्षिक व बहुवार्षिक दोनों कंसीडर किया जाता है, किसको, आपका गन्ना को। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर
ऐसे पौधे जिनका जीवन काल लगातार 2 ऋतुओं या वर्षों का होता है। प्रथम मौसम या वर्ष ये पौधे शुद्ध रूप से वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे मौसम या वर्ष के दौरान वे फूल पैदा करते हैं व बीज उत्पादन के बाद पौधे मर जाते हैं। उदाहरण आपका गन्ना, चुकंदर आदि। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करें आपके 12मासी पौधों की या फिर कहें बहुवार्षिक पौधों की, तो वह पौधे जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक का होता है वह कौन से होते हैं? आपके बहुवार्षिक पौधे। जैसे लिखा हुआ है वे 3 या अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे बीजधारी या गैर बीजधारी होते हैं सकते हैं, जैसे आपका नेपियर घास, नारियल आदि। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करें आपके जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर हमने आपको 3 तरह से बताया था, उपोष्ण कटिबंधीय पौधे, उष्ण कटिबंधीय पौधे और आपके समशीतोष्ण पौधे। सबसे पहले देखेंगे आपका उष्ण कटिबंधीय पौधे, फसलें या फिर कहें ट्रॉपिकल क्रॉप। वह फसलें जिनके लिए गर्म व नम मौसम की या फिर कहें गर्म व शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, वह कौन सी होती हैं? आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं। जैसे कि आपका जैसे लिखा हुआ है वह फसलें जो गर्म और शुष्क मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे आपका धान हो गया, ज्वार, नारियल, गन्ना आदि। ये कैसे हैं? आपकी उष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। आगे बात करें उपोष्ण कटिबंधीय फसलों की या सब ट्रॉपिकल क्रॉप की, वह फसलें जिनके लिए जो है मध्यम जलवायु, मध्यम जलवायु ये कह सकते हैं गर्मी भी चाहिए साथ में साथ सर्दी भी चाहिए, तो वह कौन सी होती हैं? आपकी उपोष्ण कटिबंधीय। इसमें आपका चावल, कपास आ जाता है। चावल देखो, धान या चावल एक ही होता है। देखो आपका जो है धान है नॉर्मली आपका साउथ इंडिया या फिर कहें दक्षिण भारत में भी उगाया जाता है और पंजाब में उपोष्ण कटिबंधीय में भी उगाया जाता है। तो नॉर्मली हम दोनों कंसीडर करते हैं किसको? आपका चावल को। यह आपकी उष्ण कटिबंधीय भी है और उपोष्ण कटिबंधीय है। कौन? आपका चावल। आगे बात करें शीतोष्ण फसलों की या टेम्परेट क्रॉप की, तो वह फसलें जिन्हें ठंडे मौसम की या फिर कहें आपके नम व आपके ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, तो या फिर कहें शीत ऋतु की आवश्यकता होती है, वो कौन सी होती हैं? आपकी टेम्परेट क्रॉप या शीतोष्ण फसलें। इसमें नॉर्मली आपकी रबी की फसलें आ जाती हैं। देखो लिखा हुआ है वह फसलें जो शीत ऋतु में आसानी से उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि। पोलर फसलों की बात करें तो वह फसलें होती हैं जिनको नॉर्मली बर्फीले इलाकों में उगाया जाता है। इसमें सभी के सभी चारागाह या चीड़ घासें या फिर सभी चीड़ व चारागाह घासें आ जाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन, ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण? आपने देखो आपका एक बात बताएं कि आपका जो सीजन नॉर्मली स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर, जो कृषि वर्ष है, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर आपका कब तक होता है? 30 जून तक होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये कह सकते हैं कृषि वर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है? खरीफ से। तो हमारे भारत में केवल 3 ही सीजन है, खरीफ, रबी व जायद। तो मौसम के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर हम बेसिकली क्लासिफिकेशन की बात करें या वर्गीकरण की बात करें तो हम डिवाइड कर सकते हैं आपका खरीफ, रबी व आपका जायद। तो पहला है आपका खरीफ, वह फसलें जो आपकी जून जुलाई में तो बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इन्हें नॉर्मली गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। फूल आने के समय इन्हें नॉर्मली कह सकते हैं कम दिन की अवधि की आवश्यकता होती है, इसलिए हम जो है इन्हें लघु दिवसीय या शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। किन्हें? आपका खरीफ ऋतु की फसलों को। देखो लिखा हुआ है जून जुलाई से, पेन ले लेते हैं पहले तो, जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के दौरान उगाई जाने वाली फसलें जिन्हें गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है, इनको विकास की प्रमुख अवधि के दौरान मौसम और फूलों के लिए कम दिन की लंबाई की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, अरंडी हो गया, कैस्टर, मूंगफली, उर्द, कपास, ज्वार व बाजरा, रागी, सोयाबीन, जूट, तंबाकू आदि। ये नॉर्मली कैसी फसलें हैं? आपकी खरीफ ऋतु की फसलें। इनको नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं रबी की फसलें। रबी की फसलें वह होती हैं जिन्हें नॉर्मली अक्टूबर से या फिर क्या सितंबर अक्टूबर में तो बोया जाता है, वह इनकी कटाई की जाती है मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च के बीच। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिन्हें वृद्धि के लिए तो ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, वह फ्लावरिंग या फिर कहें फूल आने के समय जो है लंबे दिन वह आपकी कह सकते हैं शुष्क मौसम या गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, तो वह कौन सी फसलें कहलाती हैं? आपकी रबी फसलें। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च के दौरान उगाई जाने वाली फसलें जिन्हें ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और उनकी प्रमुख विकास अवधि और फूल आने के लिए दिन की लंबी अवधि एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपका गेहूं हो गया, सरसों, गन्ना, जौ, अलसी, मटर, मसूर, तंबाकू, कुसुम, जई, आलू, चना, बरसीम, गोभी और फूल गोभी या फिर कहेंगे आपके गोभी वर्गीय आपकी सब्जियां आदि, ये नॉर्मली किस में आ जाती हैं? आपकी रबी फसलों में आ जाती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगली है आपकी जायद ऋतु की फसलें। वह फसलें जिन्हें नॉर्मली कब बोया जाता है? आपका फरवरी मार्च या फिर कहें मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में इसको काटा जाता है। इसमें नॉर्मली आपकी सभी जो कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं, साथ में आपका गेहूं व मूंग आ जाता है। ठीक है, और इनको जो है ये कह सकते हैं गर्म व शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। देखो लिखा हुआ है जायद एंड समर क्रॉप। ठीक है, तो समर क्रॉप वह फसलें होती हैं, ये आगे बढ़ गया है, थोड़ा सा रुक जाइए। जायद फसलों की बात करें तो फरवरी मास से मई जून के दौरान उगाई जाने वाली फसलें जिन्हें गर्म शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, उदाहरण के उर्द, मूंग, लोबिया, तरबूज, करेला, खीरा, खरबूज आदि, ये कैसी हैं? आपकी जायद ऋतु की फसलें। आगे बात करें उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉप यूज या फिर कहें आपके फसलों के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन यूज, तो यूज के आधार पर हमने बताया आपकी धान्य फसलें जिनको नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट के लिए या स्टार्च के लिए ज़्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, तो वो आपकी धान्य फसलें आ जाती हैं। जैसे आपका गेहूँ हो गया, धान हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ये आपकी कैसी हैं? धान्य फसलें हैं। बात करें दलहनी फसलें जिनको लिए हम दालों के लिए प्रयोग करते हैं, तो दलहनी फसलें। जिन फसलों का हम तेल के लिए प्रयोग करते हैं, आपकी तिलहनी फसलें हो जाती हैं। जिन फसलों को रेशे के लिए प्रयोग किया जाता है, आपके रेशे वाली फसलें हो जाती हैं। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो पहला वर्गीकरण है आपका अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों में पहले देखो यहाँ पर बॉटेनिकल नेम दिया गया है, साथ में साथ उनकी परिवार को दिया गया है। ठीक है, तो चावल आ जाता है। चावल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। कुल क्या है आपका? ग्रेमनी। जो सारे के सारे अनाज है इनका कुल क्या होता है? हमेशा ग्रेमनी ही माना जाता है। ठीक है, तो अनाज वाली फसलों में चावल का जो साइंटिफिक ओराइजा सटाइवा और ये किस कुल का है? ग्रेमनी का है। अगला है आपका ओराइजा ग्लेबिरिमा। ये जो है आपका पश्चिम अफ्रीका में या वेस्ट अफ्रीका में उगाया जाता है। कौन सा? आपका ओराइजा ग्लेबिरिमा, ये भी आपका ग्रेमनी में आता है। गेहूं की बात करें, सामान्य गेहूं, रोटी गेहूं, मैक्सिकन बोने गेहूं की, तो इसका साइंटिफिक नेम या वानस्पतिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। एक ग्रेमनी या पोएसी परिवार में आता है। ड्यूरम या फिर कहें मैक्रोनी गेहूं, ट्रिटिकम ड्यूरम ग्रेमनी या पोएसी में आता है। फिर अगला है आपका इमर गेहूं, ट्रिटिकम डिकोकम या ट्रिटिकम डाइकोकम ग्रेमनी पोएसी में आता है। अगला गेहूं है आपका इनकॉर्न गेहूं, ट्रिटिकम मोनोकोकम ग्रेमनी या पोएसी में आता है। जौ, बार्ले, होर्डियम बुलगेयर ग्रेमनी पोएसी में आता है। ट्रिटिकल पहला मानव निर्मित अनाज था। कौन सा? आपका ट्रिटिकल। ट्रिटिकल क्या था? आपका ट्रिटिकल क्या था? पहला मानव निर्मित अनाज। तो ट्रिटिकल स्केल ग्रेमनी पोएसी परिवार में आता है। मक्का की बात करें, मेज की, तो जिया मेज इसका वानस्पतिक नाम होता है, ग्रेमनी व पोएसी में आता है। जई की बात करें, ओट ओएबेना सटाइवा ग्रेमनी व पोएसी में आता है। ये आपके नॉर्मली क्या हो जाती हैं? अनाज वाली फसलें। इनको नोट कर लीजिए, इनके बॉटेनिकल नेम नोट कर लीजिए, वानस्पतिक नाम को लिख लीजिए, साथ में साथ इनके परिवार को लिख लीजिए। ठीक, आगे बात करें बच्चों मिलेट्स की। मिलेट्स भी बेसिकली होते तो अनाज है, इन्हें हम मोटे अनाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटे अनाज। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि अभी 2023 में आपका
मिलेट्स पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यहाँ पे क्या है, मोटे अनाजों पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मेजर मिलेट। मेजर मिलेट में आपकी आ जाती है सोरघम या ज्वार, सोरघम वाइकोलर इसका साइंटिफिक नेम होता है। फिर आ जाता है आपका पर्ल मिलेट, बाजरा, पेनिसिटम ग्लूकम। ठीक है, और फिंगर मिलेट या रागी, इल्यूसिन कोरकेना। एक कौन सी मिलेट है आपकी, मेजर या मुख्य मिलेट। मुख्य मिलेट की बात आती है आपकी गौड़ मिलेट। मुख्य मिलेट आपकी तीन हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। याद कर लेना, ज्वार, सोरगम वाइकलर, बाजरा, पेनिसिटम ग्लूकम, और आपका जो है फिंगर मिलेट या रागी आपका क्या होता है, इल्यूसिन कोरकोना। ठीक, आगे बात करते हैं आपके माइनर मिलेट्स की। माइनर मिलेट या गौड़ मिलेट में आपकी नॉर्मली आ जाती हैं फॉक्सटाइल मिलेट या कंगनी, सेटेरिया, सेटेरिया इटैलिका। फिर दूसरा आ जाता है लिटिल मिलेट या समई या कुटकी, पैनिकम मिलिरेई। ठीक है, फिर आ जाता है आपका पोर्सो मिलेट या चीना के नाम से इसे जानते हैं, पैनिकम मिलीसियम। बार्नयार्ड मिलेट या सांवा के नाम से जानते हैं, एकोनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया। फिर आ जाता है आपका कोदो मिलेट या कोदो, जिसे नॉर्मली कोदो के नाम से जानते हैं, पास्पेलम स्क्रोवाइकोलेटम। ये नॉर्मली क्या है आपकी माइनर मिलेट या फिर कहें गौड़ मिलेट्स है। आगे बढ़ते हैं अगले पर। अगला है आपकी रेसे वाली फसलें। अभी हमने कौन सी पढ़ ली, अनाज वाली व मिलेट्स फसलें। ठीक है, रेसे वाली फसलों में कौन सी आ जाती है, बीज रेसा वाली, तना या बास्ट रेसा वाली, पत्ती रेसा। बीज रेसा में कौन सी आ जाती है, जैसे आपको जो है कॉटन है, कपास है। कपास में हमें रेसा कहाँ से मिलता है, बीज से मिलता है, इसलिए हम कपास को क्या कहते हैं, बीज रेसा वाली फसल। ठीक है, तो बीज रेसा में आपकी आ जाती है कपास। तना या बास्ट रेशा में आपका स्टेम में बास्ट फाइबर और मेस्टा व जूट आ जाता है। नॉर्मली आपका जूट व मेस्टा से हमें क्या मिलते हैं, कि तने से हमें क्या मिलता है, रेशा मिलता है। इसमें आपका जो है सनहेम्प भी आ जाता है, सनई, और आप में साथ जो है अलसी भी आ जाता है। अलसी की में जो है एक है जो तने से जो रेशा प्राप्त होता है उसे जो है अलसी को फ्लैक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाता है आपका पत्ती रेशा, लीफ फाइबर अगेव व अनन्नास से प्राप्त होता है। कौन सा आपका, पत्ती वाला रेशा। आगे बात करते हैं अगले की, तिलहनी फसलें या फिर कहें उपयोग के आधार पर तिलहनी फसलें। ऑयल सीड क्रॉप में, ऑयल सीड क्रॉप में कौन सी आ जाती है, पहली है आपकी मूंगफली। मूंगफली या ग्राउंड नट या पीनट। पीनट हम कब कहेंगे, जब उसको हम छील लेते हैं। ठीक है, तो अरेचिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। सिसमम या जिंगली या तिल के नाम से इसे जानते हैं, सिसमम इंडिकम, नॉर्मली आपकी तिलहनी फसल है। सनफ्लावर, सूरजमुखी, हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस जो है आपकी नॉर्मली तिलहनी फसल है। लिंसीड और फ्लैग, अलसी, लिनम, यूसी टेटिसिमम, यूजी टेटिसिमम आपका लिंसीड है। नाइजर राम तिल जिसके नाम से इसे जानते हैं, ग्यूजोटिया अबसीनिया। ब्राउन और इंडियन मस्टर्ड, भूरी या भारतीय सरसों, ब्रेसिका जुन्सिया आपका। फिर आ जाता है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। इनको नॉर्मली आप नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और साथ में साथ पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। बॉटेनिकल नेम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि क्लासिफिकेशन है आपका उपयोगिता के आधार पर। आगे आ जाते हैं आपकी दलहनी फसलें। उपयोगिता के आधार पर दलहनी फसलें। दलहनी फसलें में कौन सी आती है, जिनको हम नॉर्मली दाल के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। तो पहले आ जाता है आपका रेड ग्राम अरहर, कैजिनस कजान। फिर आ जाता है आपका ब्लैक ग्राम उर्द, बिगना मूंगो। फिर आ जाता है ग्रीन ग्राम मूंग, बिगना रेडिएटा। फिर आ जाता है आपका काउफी या लोबिया, बिगना अंगिकुलाटा। वेंगल ग्राम या चना, सिसर एरिएटेनम। मसूर या फिर कहें लेस एस्कुलेंटस आ जाता है। फिर आ जाता है आपका पी और गार्डन पी, मटर, पाइसम, सेटाइवम। ये नॉर्मली सारी की सारी फसलें कैसी हैं आपकी, दलहनी फसलें या फिर कहें पल्स क्रॉप हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करें चीनी के लिए। नॉर्मली हमें चीनी भी तो खानी होती है ना, उपयोग करते हैं ना चीनी के लिए। चीनी के लिए कौन सी फसलों का उपयोग किया जाता है आपका, गन्ना का, सैकेरम ऑफ्सिनेरम। चुकंदर का प्रयोग किया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बीटा वल्गेयर। ये नॉर्मली कैसी फसलें आपकी, चीनी वाली फसलें। आगे बात करते हैं चारा वाली फसलों की। ठीक है, उपयोग, क्योंकि हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं, आपका चारे के लिए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आपकी चारे वाली फसलें। इसमें आ जाते हैं घास, बाजरा, नेपियर घास, गिनी घास, चारा घास, चारा मक्का। फलियों में आपके लूसन, वर्सिम और डेस्मेंथस आ जाते हैं। ये नॉर्मली आपकी क्या है, चारे वाली फसलें। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। फिर आगे चलते हैं।
आगे बात करें आपकी मसाले वाली फसलों की, तो नॉर्मली जिनका प्रयोग हम किसके लिए कहते हैं, स्वाद व सुगंध के लिए व तुरंत प्रयोग के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी होती है, आपकी मसाले वाली फसलें। फसल के पौधे या उनके उत्पाद स्वाद के लिए और ताज़ा या संरक्षित भोजन में रंग जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अदरक हो गया आपका, लहसुन हो गया, मेथी, जीरा, हल्दी, मिर्च, प्याज, धनिया, सौंफ और हींग, ये नॉर्मली कैसी हैं, आपकी मसाले वाली फसलें हैं। आगे बात करें औषधीय पौधों की व पेय पदार्थों की। औषधीय फसलें वह फसलें जिनको हम औषधि के रूप में, जैसे आपका तंबाकू में निकोटीन होता है, उसको औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। आपका जो है मॉर्फिन का प्रयोग भी आपका औषधि के रूप में किया जाता है। आपका जो मिंट होता है उसका भी प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं। तो औषधि फसलें जिनका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। तो औषधि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली फसलों, उदाहरण के लिए आपका तंबाकू, पुदीना आदि। पेय पदार्थ जिनको हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, ठीक है, ये कैसी होती है, आपकी पेय फसलें। तो हल्के, अनुकूल और नकली पीने की तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले फसलों के उत्पाद, जैसे आपका चाय, कॉफ़ी, कोको फसलें, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो जाती है, पेय पदार्थ। उपयोग के आधार पर आपका वर्गीकरण हो जाता है। अगला क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिज, प्रकाश कालवाद के आधार पर वर्गीकरण। प्रकाश कालवाद के आधार पर हमने बताया था छोटे दिन वाले पौधे या लघु दिवसीय पौधे, शॉर्ट डे प्लांट, ये कहें लॉन्ग डे प्लांट, लंबे दिवसीय या फिर दीर्घ दिवसीय पौधे, ठीक है, और आपके दिन उदासीन। शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो जिनके लिए दिन की अवधि कितनी चाहिए, आपका 12 घंटे से कम चाहिए। इसमें आपके कौन से आ जाते हैं, सभी खरीफ फसलें व चावल। लंबे दिन वाले लॉन्ग डे प्लांट में आपके जौ, जई और गाजर और गोभी आ जाते हैं, या फिर कहें सभी रबी प्लांट आ जाते हैं, जिनके लिए दिन की अवधि कितनी चाहिए, 12 घंटे से अधिक चाहिए होती है। और डे न्यूट्रल में आ जाते हैं, दिन की लंबाई का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे टमाटर हो गया, मक्का, सूरजमुखी और कपास, इन पर जो है दिन की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोटोट्रॉपिज्म की बात करें, प्रकाशानुवर्तन की बात करें, तो नॉर्मली आपने सूरजमुखी को देखा होगा, प्रकाश के साथ अनुसरण करने वाले पौधे क्या होते हैं, प्रकाशानुवर्तन। जैसे सूरजमुखी सूर्य जहाँ जहाँ जाता है उस वहाँ जाता है, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है, सूरजमुखी के जो एपिकल पोर्शन होता है, शीर्ष भाग होता है, उसमें आपका ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के कारण जो है आपका जो एक कह सकते हैं सूरजमुखी का फूल है वो सूर्य की ओर मुड़ जाता है। फोटो सेंसिटिव की बात करें, जिनके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो फोटो सेंसिटिव पौधे कहलाते हैं, ठीक। आगे है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट, या फिर कहें विकास की आदत के अनुसार वर्गीकरण। विकास की आदत के अनुसार किस प्रकार से, आपके डिटर्मिनेंट प्लांट और इनडिटर्मिनेंट प्लांट। डिटर्मिनेंट प्लांट की बात करें तो वह पौधे जो है या फिर कहें दृढ़ पौधे वह पौधे होते हैं, नॉर्मली दृढ़ पौधे वह पौधे होते हैं, डिटर्मिनेंट प्लांट वह पौधे होते हैं जो आपकी वानस्पतिक वृद्धि तो पहले करते हैं और फिर बाद में उनमें प्रजनन या फिर कहें प्रजनन अवस्था आती है या फिर कहें फल व फूल बनते हैं, तो वह कौन से होते हैं, आपके डिटर्मिनेंट। देखो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट प्लांट, दृढ़ पौधे ऐसे पौधे हैं जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी करने के बाद ही प्रजनन वृद्धि शुरू करते हैं। जैसे आपने ये कह सकते हैं अच्छे से पत्तियों का विकास हो गया, डंठल का विकास हो गया, फिर उसके बाद उसमें फल व फूल लग रहे हैं, तो वो कौन से होंगे, आपके दृढ़ पौधे। दृढ़ पौधे में आपके चावल, गेहूँ और आपका क्या आ जाता है, जौ, गेहूँ और सभी आपकी फील्ड क्रॉप जो आपकी एक वर्षीय होती हैं, वो आपके कैसे होते हैं, डिटर्मिनेंट प्लांट। इनडिटर्मिनेंट प्लांट की बात करें, अनिश्चित पौधों की बात करें, तो वे वह पौधे होते हैं जिनमें जो है वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ प्रजनन अवस्था भी साथ में चलती रहती है, ठीक है। तो वह कौन से होंगे, आपके इनडिटर्मिनेट या अनिश्चित पौधे। जैसे लिखा हुआ है, ये वे पौधे हैं जिनकी वानस्पतिक और प्रजनन अवस्थाएं एक साथ चलती रहती हैं। परिपक्व और अपरिपक्व फल, फूल और फूलों की कलियां एक ही समय में एक ही पौधे पर मौजूद होती हैं। अनिश्चित पौधों के उदाहरण है आपका टमाटर, तरबूज, ककड़ी, सोयाबीन आदि। नॉर्मली आपने टमाटर में देखा होगा कि वानस्पतिक वृद्धि भी आपका टमाटो कर रहा है और साथ में साथ उसमें क्या आ रहे हैं, फूल व आपके फल बनते हैं, तो वो आपके कौन से हुए, इनडिटर्मिनेट प्लांट।
आगे चलते हैं, आगे बात करें क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोटाइलेडन्स, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर कहें आपका एक बीजपत्रीय पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्रीय पौधे जिनको हम नॉर्मली या फिर कहें जिनके बीज को दो भागों में आसानी से विभाजित किया जा सकता है, या फिर जिनमें जो आपका भ्रूण होता है जिसको जो है दो भागों में आसानी से विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसमें भ्रूण नॉर्मली चारों ओर से एक कह सकते हैं फिल रहता है, जिससे आपका जो है आपका एक बीजपत्री को दो भागों में डिवाइड नहीं किया जाता। और द्विबीजपत्री जिनको आसानी से, जैसे आपने दलहनी पौधों में देखा हो, अपनी मम्मी दाल बनाती हैं तो नॉर्मली दो भागों में आसानी से डिवाइड हो जाता है, वह कौन से होंगे आपके द्विबीजपत्री, और या कह सकते हैं जिनमें एक बीजपत्र होता है वह एक बीजपत्री है, और जिनमें दो बीजपत्र होते हैं वो द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। देखो लिखा हुआ है आपका मोनोकोटाइलेडन के अंदर लिखा हुआ है मोनोकोटाई एक बीजपत्रीय पौधे, एक बीजपत्रीय ऐसे पौधे जिनके बीज में एक ही बीजपत्र होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो मक्का का बीज दिया हुआ है, ये नॉर्मली ये इसको आप इसकी सीड कोट को हटा दो, है ना, ये जो आपकी बीज का जो ऊपरी हिस्सा है इसको हटा दो, तो क्या ये दो भागों में डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका जो आपका एम्ब्रियो है या फिर एंडोस्पर्म है या भ्रूण पोष है, ये आपको क्लियरली दिखेगा, इसमें आपका दो भागों में डिवाइड नहीं होगा, आसानी से दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ अंकुरण आमतौर पर कैसा होता है आपका? हाइपोजियल। हमने बताया था कि एक बीजपत्रीय व अनाज वाली फसलों में किस प्रकार का अंकुरण होता है आपका? हाइपोजियल। यानी अंकुरण के दौरान बीज पत्र कहाँ रहता है? जमीन के नीचे रहता है। भ्रूण के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री भ्रूण पोष में संग्रहित होती है। इनमें क्या होता है कि जो भ्रूण पोष होता है यह जो है इसमें जो आवश्यक कार्बोहाइड्रेट जो भी आपके एम्ब्रियो के लिए आवश्यक होते हैं या पोषक तत्व जो भी आपके भ्रूण के लिए आवश्यक होते हैं या भ्रूण के विकास में जो है मदद करता है, कौन? आपका भ्रूण पोष। पौधों में आमतौर पर रेशेदार जड़ प्रणाली के साथ संकीर्ण पत्तियां होती हैं। बीज अधिकतर घास परिवार पोएसी के हैं, जैसे आपका मक्का, गेहूं, ज्वार और जौ आ जाते हैं। किसमें? आपका एक बीजपत्री में। ठीक, आगे बात करें द्विबीजपत्री की। द्विबीजपत्रीय डाइकोटाइलेडन, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका नॉर्मली जो बीज है दो भागों में क्या हो गया है? बट गया है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट आपका क्या? ये है। ठीक है, तो जिसमें आपके जो कोटाइलेडन है या बीज पत्र है दो भागों में बट जाते हैं, वह कौन से पौधे होते हैं? द्विबीजपत्री पौधे। तो देखो लिखा हुआ है इन पौधों के बीच में दो बीज पत्र होते हैं। बीजों का अंकुरण आमतौर पर अधिजठर या फिर कहें एपीजियल होता है, यानी अंकुरण के दौरान बीज पत्र जमीन से ऊपर निकल आते हैं। ये पौधे आमतौर पर चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं और इनमें उचित मूसला जड़ प्रणाली होती है। उदाहरण आपका चना, सोयाबीन, कपास और तंबाकू। नॉर्मली आपका जो चना होता है उसमें डीप रूट या फिर कहें गहरी जड़ या मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगले है आपका बेस्ड ऑन कोटाइलेडन या फिर कहें आपका जर्मिनेशन या फिर कहें आपके अंकुरण के बेस्ड ऑन जर्मिनेशन अंकुरण के आधार पर वर्गीकरण। अंकुरण के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक तो आपका एपीजियल और दूसरा आपका क्या होता है? हाइपोजियल। बात करें एपीजियल की तो एपीजियल में क्या होता है कि नॉर्मली आपने बीज बोया तो बीज आपका बाहर आकर दो पत्तियों में या दो बीज पत्रों में क्या हो जाता है? डिवाइड, या फिर कहें बीज आपका जड़ नीचे रह जाती है, बीज आपका ऊपर आकर दो भागों में या फिर कहें दो बीजों में या फिर दो पत्तियों में डिवाइड हो जाता है, वह कौन सा होगा? एपीजियल। ठीक, अब बात करें हाइपोजियल की। हाइपोजियल में क्या होता है कि आपने बीज बोया तो बीज से आपका जड़ अलग निकलेगी, तना अलग निकलेगा। अब यहाँ पर बीज ऊपर नहीं आएगा, अब क्या आएगा? आपका तना ऊपर आएगा। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपका तना ऊपर आता है, एपीजियल में सीधा पूरा का पूरा बीज ऊपर आकर जो है दो बीज पत्र या फिर दो पत्तियों में क्या हो जाता है? बट जाता है। देखिए आपका देखो एपीजियल और हाइपोजियल में लिखा हुआ है, जर्मिनेशन में देखो लिखा हुआ है एपीजियल जर्मिनेशन, एपीजियल अंकुरण, जो अंकुर अपने बीज पत्रों को मिट्टी की सतह से उठाते हैं उन्हें एपीजियल अंकुरण कहा जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें तो हाइपोजियल अंकुरण जिनके बीज पत्र मिट्टी में रहते हैं उन्हें हाइपोजियल अंकुरण कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोपागेशन या फिर कहें प्रसार की विधि या प्रवर्धन की विधि के आधार पर वर्गीकरण।
इसमें आपका दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, आपका सेक्सुअल या लैंगिक प्रवर्धन, दूसरा होता है आपका असेक्सुअल या फिर क्या अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन में जो प्रसार होता है, बीज प्रसार नॉर्मली क्या होता है, एक बीज से 100 बीजों को बनाना या फिर कहें बीज को बोना, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपका सेक्सुअल लैंगिक प्रजनन होता है उसमें बीज द्वारा प्रजनन होता है, और जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें नॉर्मली वनस्पतिक भाग का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, प्रसार के लिए। देखो लिखा हुआ है, सेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट लैंगिक रूप से प्रचारित पौधे ये वे पौधे हैं जो बीज के माध्यम से प्रचारित होते हैं। उदाहरण है गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, चना आदि। असेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट अलैंगिक रूप से प्रचारित पौधे जिनका प्रचार किसके द्वारा किया जाता है, आपका बीज वेजिटेटिव पार्ट या वनस्पतिक भाग से। जैसे आपने गन्ना में बताया, आपका जो है शकर्स आपका केले में होता है, आलू में कंद को बोया जाता है, साथ में साथ जो है आपका ये कह सकते हैं कि प्याज में आपके प्याज के बल्ब को बोया जाता है। तो यहाँ पर देखो, असेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट अलैंगिक रूप से प्रचारित पौधे वे पौधे जो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रचारित होते हैं। उदाहरण आपका गन्ना, अदरक, आलू आदि। ये नॉर्मली कैसे हैं, आपके वानस्पतिक रूप से प्रचारित पौधे या फिर गए वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित पौधे या फिर गए असेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट हो जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्लांट एफिशिएंसी, पर प्रकाश संश्लेषण की विधि या पादप दक्षता के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर वर्गीकरण आपका जो है 3 तरह से किया जाता है। आपका एक तो C3 पौधे, C4 पौधे व कैम प्लांट। क्रेसुलेशन और मेटाबॉलिज्म कुछ होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। C3 पौधों की बात करें तो वह पौधे जिनमें जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो CO2 होता है उसको 3 कार्बन अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। ये नॉर्मली क्या होते हैं, अकुशल पौधे होते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं ये पानी, मिट्टी व आपके जो संसाधन है प्रकाश का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। C3 पौधों को हम केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। अगले आपके C4 पौधे, वह पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपके जो कार्बन अणु है या फिर कहें CO2 है उनको 4 कार्बन अणुओं में संश्लेषित करते हैं या फिर स्थिर करते हैं। वह कौन से होते हैं, C4 पौधे। इन्हें कुशल पौधे भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश जल को क्या करते हैं, अच्छे से उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। अगले हैं आपके कैम प्लांट। ये होते तो आपके C4 प्लांट है, लेकिन ये क्या करते हैं, रात्रि के अंदर क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इनको। लिखा हुआ है C3 पौधे CO2 को स्थिर करते हैं और 3 कार्बन अणु अर्थात 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड या फिर कहें 3 PGA बनाते हैं। इस मार्ग की खोज केल्विन और उनके सहकर्मियों ने 1957 में की थी, इसलिए इस मार्ग को केल्विन चक्र या C3 मार्ग के रूप में जाना जाता है। ये पौधे प्रकाश शोषण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पौधे CO2, प्रकाश, तापमान और पानी का भी कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अकुशल पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका गेहूँ हो गया, जई, राई, सोयाबीन और कपास आदि। एक ऐसे पौधे होते हैं आपके C3 पौधे। ठीक, आगे बात करते हैं C4 पौधों की। तो C4 पौधे वह पौधे जो आपके कार्बन या फिर कहें जो CO2 है या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो CO2 होता है उसके जो कार्बन के अणु हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो O2 के रूप में निकल जाएगा, अब बचा आपका कार्बन। तो जो आपके 4 कार्बन अणुओं में जो है ये कह सकते हैं CO2 को स्थिर करते हैं, वह कौन से होते हैं, C4 पौधे। देखो लिखा हुआ है, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद एक 4 कार्बन अणु है जिसे ऑक्जेलो एसीटेट कहा जाता है। पौधे हैच और स्लैक मार्ग के माध्यम से CO2 को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। अब जैसे CO2 की एक है C4 पौधों को हैच व स्लैक मार्ग से, यहाँ पे हैच व स्लैक ने की थी, इसलिए हम हैच व स्लैक मार्ग के नाम से इसे जानते हैं। ये पौधे प्रकाश शोषण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये पौधे CO2, प्रकाश, तापमान और पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कुशल पौधे कहा जाता है। उदाहरण आपका गन्ना हो गया, मक्का और ज्वार। इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, ये नहीं पूछेगा C3 C4 पौधे क्या होते हैं, ये जरूर पूछेगा इसके उदाहरण क्या है। ठीक, आगे बात करें कैम प्लांट की, तो हमने बताया कि बेसिकली होते तो ये क्या है, आपके C4 पौधे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैम पौधे CO2 को 4 कार्बन एसिड में स्थिर करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है भैया, मैलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैलेट।
CO2 स्थिरीकरण रात में होता है जब रंध्र क्या होते हैं, खुले होते हैं। कैम पौधे रेगिस्तान में उगते हैं और इनमें क्या होते हैं, मांसल रसीले पत्ते और तने होते हैं जिनमें बाष्पोत्सर्जन और पानी की कम आवश्यकता होती है। उदाहरण आपका अनन्नास, नाशपाती और साथ में साथ आपके कैक्टस आ जाते हैं। किसके अंदर, आपके कैम प्लांट के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड एंड वाटर, सांस्कृतिक विधि या फिर कहें जल के आधार पर वर्गीकरण। पहला है आपका रेनफेड या वर्षा आधारित, मतलब जहाँ पर खेती वर्षा के आधार पर, मतलब वर्षा के आधार पर ये कहें कि जैसे आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, या फिर कहें एरिड रीजन, राजस्थान है एरिड रीजन है। अब यहाँ पर जो खेती की जाती है वर्षा आधारित की है। वर्षा आधारित कैसे कि यहाँ पर सिंचाई के संसाधन देखो उपलब्ध नहीं है नॉर्मली। यदि बारिश होती है तो एक कह सकते हैं ग्राउंड वाटर भी इतना नहीं है। ठीक है, तो बारिश होती है तो उस पानी से जो है सिंचाई की जाती है, और यदि बारिश नहीं होती है तो ये कह सकते हैं यहाँ पर जो है खेती नहीं की जाती है। और सिंचित की बात करें, इरिगेटेड, यहाँ पर आपके जो है सिंचाई के पर्याप्त साधन होते हैं, या फिर कहीं कृत्रिम रूप से हम जो है जल प्रदान करते हैं किसके लिए, पौधों के, तो वो सिंचित पौधे कहलाते हैं। देखो वर्षा आधारित में लिखा हुआ है वह फसलें जो केवल वर्षा के पानी से उगाई जाती हैं, ज्वार, बाजरा, मूंग आदि, और इरिगेटेड क्रॉप, सिंचित फसलें, ऐसी फसलें जो सिंचाई जल का उपयोग कर ही उगाई जाती हैं, जैसे आपका मिर्च हो गया, गन्ना, केला, पपीता आदि। जैसे मान के चलो आप गन्ना उगा रहे हो, आपके यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं है तो उसको सिंचाई तो देनी पड़ेगी ना। तो गन्ना हो गया, केला हो गया, इन्हें आपकी फ्रीक्वेंटली या फिर कहें लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें सिंचित। और जैसे आपका ज्वार, बाजरा हो गया, इनको जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें वर्षा आधारित कहते हैं। ठीक, आगे बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, जड़ प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण की, तो एक तो होती है आपकी मूसला जड़ वाली, प्रणाली वाली, और आकस्मिक या रेशेदार जड़ वाली। मूसला जड़ जिनमें जो है जो आपकी मेन या फिर कहें मुख्य जड़ होती है वो गहरी होती है, या फिर कहें टैप रूट होती है। ठीक है, या फिर कहें जिनकी जड़ जो है गहरी मिट्टी के अंदर जाती है वह कौन सी होती है, मूसला जड़। जैसे आपका अरहर हो गया, कपास हो गया, चना हो गया। तो देखो लिखा हुआ है मूसला जड़ प्रणाली, टैप रूट सिस्टम, मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है, जैसे आपका अरहर, अंगूर, कपास आदि। ठीक है, आकस्मिक या रेशेदार जड़ें, एडवेंटिस या फाइबर रूट सिस्टम, वह जड़ें जिनमें नॉर्मली एक है उथली व आपकी जो रेशेदार जड़ें होती है वह कौन सी होती हैं, आपकी आकस्मिक या रेशेदार। तो देखो लिखा हुआ है वे फसलें जिनकी जड़ें रेशेदार और उथली और मिट्टी में फैली हुई होती है, जैसे आपका अनाज की फसलें, गेहूं, चावल आदि, इसकी जड़ें कैसी होंगी, आपकी आकस्मिक या रेशेदार। ठीक है, तो जड़ प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण हो जाता है। आगे बात करते हैं आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, परागण के आधार पर। स्वपरागित, परपरागित फसलें। स्वपरागित फसलें वह फसलें जिनके अंदर एक ही फूल के अंदर मेल व फीमेल का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, वह कौन सी होंगी, स्वपरागित फसलें। वह फसलें जिनमें जो है अलग अलग फूल पर मेल व फीमेल होते हैं, और निषेचन और फर्टिलाइजेशन जो है आपका ये कहें कि नर का जो है मादा फूल या पराग कोष पर आकर जो है परागण या निषेचन या फर्टिलाइजेशन करना आपका क्या कहलाता है, परपरागित फसलें। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है स्वपरागित फसलें वह फसलें जिस फसल में 5% से कम क्या पौधों का पर परागण होता है उस फसल को स्वपरागित, या फिर कह सकते हैं कि जिन फसलों में 95% तो क्या होता है, स्वपरागण होता है, और 5% क्या होता है, पर परागण, वह कौन सी होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड। जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ, चावल, टमाटर, मटर, लोबिया, मेथी, आलू आदि, एक ऐसी आपकी स्वपरागित फसलें। आगे बात करें आपकी परपरागित फसलों की, तो परपरागित फसलें वह फसलें जिनमें 95% से अधिक क्या होता है, परपरागण होता है। ठीक है, तो वह फसल कौन सी होगी, परपरागित। ठीक है, उस फसल को परपरागण कहा जाएगा, जैसे आपका मक्का, बाजरा, गोभी वर्गीय फसलें, कुकुरबिट्स और गाजर, एक ऐसी हैं आपकी नॉर्मली कैसी हैं, परपरागित फसलें। अब बात करें अक्सर परपरागित फसलों की, तो अक्सर परपरागित फसलों में आ जाती हैं आपकी वह फसलें जो होती तो आपकी स्वपरागित हैं, लेकिन कभी कभार इनमें 5 से 25% क्या हो जाता है, पर परागण हो जाता है। वह कौन सी होंगी, अक्सर पर परागित या ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेट, या फिर कभी कभार पर परागित फसलें। तो जिस फसल में 5 से 25% पौधों का पर परागण होता है उस फसल को प्रायः पर परागित
फसल कहते हैं। उदाहरण आपका ज्वार, कपास, अरहर, टिटिकल, मिर्च, भिंडी, बैगन, तंबाकू आदि। एक ऐसी फसलें हैं आपकी अक्सर परंपरागत फसलें। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ज्वार, कपास, अरहर, टिटिकल, मिर्च, भिंडी, बैगन, तंबाकू आदि। इसी के साथ जो है आपका फसलों का वर्गीकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो सेशन रहने वाला आपका, यहाँ पर हमने पढ़ा आपका फील्ड क्रॉप या फिर क्षेत्र फसलों का वर्गीकरण। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे आपका फल वाले या फिर उद्यान फसलों का वर्गीकरण। इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।